अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर जो बाइडन को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लिखे गए खत को मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दिया है। अरकान पार्लियामेंट ने अपने खत में तहरीर किया कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अपने खत में न सिर्फ गलत हक़ाइक़ पेश किए बल्कि एक खास पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। आपको याद दिलाते चले कि चंद रोज पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा था। उनका यह कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिशों के साथ पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसियों में इंसानी हुकूक का मरकज बनाने का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब बात करें मुल्की मामलात की तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ के लिए कौमी असम्बली से हुकूमती रुकन बिलावल भुट्टो जरदारी, अपोजिशन से उमर अयूब, जबकि सेनेट से हुकूमती रुकन सेनेटर इरफान सदीकी और अपोजिशन से सेनेटर शिबली फराज के नाम फाइनल हो चुके हैं। ये चारों 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाली जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। आर्टिकल 175A के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 13 होगी। बाज नाक़िदीन का जुडिशल कमीशन के बारे में कहना है कि ये तश्कील जो है बहम का शिकार है। फिलहाल जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस की तश्कील करनी है, मगर इस कमीशन की अपनी तश्कील फिलहाल आईनी पेचीदगी का शिकार भी हो सकती है। जुडिशल कमीशन के 13 अरकान में आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज को भी शामिल किया जाएगा, जबकि आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा। जब तक आईनी बेंच नहीं बनेगा उस वक्त तक जुडिशल कमीशन के अरकान मुकम्मल नहीं हो गए। इसी तरह ना तो जुडिशल कमीशन बन सकता है और ना ही आईनी बेंच। ऐसे में इस रुकन के बगैर जुडिशल कमीशन की आईनी हैसियत क्या होगी? मामलात अदालतों में भी जा सकते हैं, यानी आईनी बेंच के जिस सीनियर तरीन जज का तकर्रुर खुद जुडिशल कमीशन ने अभी करना है उसे जुडिशल कमीशन का रुकन बनाने की शर्त भी रखी गई है। कुछ आईनी माहिरीन के ख्याल में आईनी बेंचेस जो हैं वो कैसे बनेंगे, पहले से मौजूद बेंचेस की ही आईनी नौयत के केसेस उस वक्त तक सुनने होंगे जब तक आईनी बेंचेस की तश्कील अमल में ना आ जाए। इन दो बड़ी खामियों को दूर करने के लिए आज नहीं तो कल आईनी तरमीम करनी ही होगी। वजारत कानून और इंसाफ ने इस सूरत हाल पर एक वजाहत जारी करते हुए कहा है कि आइन के आर्टिकल 175A2 के तहत जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल है। कमीशन अपने पहले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस को नामजद करेगा और नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सबसे सीनियर जज होगा। आईनी बेंचेस का सीनियर जज अगर पहले ही बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कमीशन का रुकन है तो आईनी बेंचेस का अगला सीनियर जज कमीशन का रुकन बन जाएगा। साथ ही ये भी वाजे करने की कोशिश की गई है कि कमीशन की तरफ से लिया गया कोई फैसला सिर्फ उस बुनियाद पर मुअत्तल नहीं हो सकता कि एक कमीशन में कोई असामी खाली हो या उसका कोई रुकन गैर हाजिर हो। वजारत कानून की वजाहत आने के बावजूद सूरत हाल इतनी सादा नहीं जितनी हुकूमत की कानूनी टीम बताने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अभी तक आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला जो है उस पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमती वज़रा के बयानात के बाद 27वीं तरमीम भी मुअम्मा बनी हुई है, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा बहार 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अहम किरदार JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने गुज़श्ता रात लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इज़हार किया। 27वीं तरमीम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स बिल्कुल भी ज़ेरे गौर नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। अभी तक किसी ने हमें इस मामले पे ऑन बोर्ड तो नहीं लिया। चीजें हुकूमत ने हमसे तय कर ली हैं 26वीं तरमीम में, जिन चीजों को डिलीट किया अगर हुकूमत उनको किसी भी शक्ल में दोबारा लाएगी तो हम भरपूर तरीके से उसकी मुज़ाहमत करेंगे। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में हामिद खान ग्रुप की नाकामी के बाद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का मामला भी डामाडोल सा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में कामयाबी के बाद नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता ने लाइव विद आदिल शाहजेब गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला को किसी भी सियासी एजेंडे का हिस्सा हम नहीं बनने देंगे। कैसे लेके चलेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को? जहाँ तक ये बात है कि प्रोफेशनल ग्रुप से उन्होंने 26वीं तरमीम का जो नारा लगाया वो एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे,
ये एक इंटर क्लास टूर्नामेंट था, हम वकला की नुमाइंदगी करते हैं, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस मरतबा ऐलान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने किया, जिनके बकौल हम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। इसका ऐलान बहुत जल्द करके मुल्क गिर एहतजाज होगा। हम हरगिज इस मुल्क को तारीकियों में नहीं डूबने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन की रूह पर हमला किया गया है, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है। अब बात हो रही है 27वीं तरमीम की, उसके जरिए ये चाहते हैं कि फौजी अदालतें कायम हो। PTI ने 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। फिर चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के खिलाफ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में लॉकडाउन की धमकी दी, लेकिन उन्हीं चीफ जस्टिस की अलबरदारी में अली अमीन साहब ने शिरकत भी की। अब एक और एहतजाज का ऐलान किया गया है, इस पर अमल दरामद होगा या नहीं आने वाले वक्त बताएगा। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया। 160 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखकर प्राइम मिनिस्टर साहब से एहतजाज किया, जो US सेनेटर्स की जानिब से जो ख़त आया है इमरान खान साहब के बारे में। अब ये ख़त तो आप नहीं समझते कि US प्रेसिडेंट को लिखना चाहिए था या वहाँ की सेनेट को वो एड्रेस करके लिखा जाना चाहिए था? वज़ीर आज़म को ख़त लिख के क्या हासिल होगा? देखें, मकसद तो यही है कि जो कांग्रेसमैन जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसे फिर जो है वो मीडिया में बड़ी हाइप दी गई कि वज़ीर आज़म जो है वो इस ख़त को जो है वो पाकिस्तान के सफारत खाने के ज़रिए से या जो भी कोई तरीक़ाकार डिप्लोमेटिक इसमें मुनासिब हो, तो ये ख़त न सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट उनके प्रेसिडेंट के नोटिस में लाया जाए, बल्कि उन कांग्रेसमैन को भी इसकी कॉपी जो है वो भिजवाई जाए, क्योंकि उन्हें दुनिया में जहाँ जहाँ पे यानी जुल्म हो रहा है और उनका मुल्क जो है वो उस जुल्म में अगर बराह रास्त शरीक नहीं तो इनडायरेक्ट जो है वो काफ़ी शुबहात हैं कि उनकी सपोर्ट हासिल है गज़ा में होने वाले जुल्म में। वहाँ पे किस तरह से बच्चों को, ख़वातीन को और बेगुनाह बेकसूर शहरियों को जो जंग का हिस्सा नहीं है, जो उसमें कोई जंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ है, जिस तरह से हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग शहीद किए गए, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो, पूरे शहर के शहर बर्बाद हो गए, खंडरात में जो है वो बदल गए हैं। फिर उसके बाद बैरूत में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, यानी उन्हें किसी जगह पे और जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। सिर्फ यहाँ पे ज्यूश लॉबी है पीछे, इंडियन लॉबी है, और वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो है वो बानी PTI के मुतल्लक जो है वो वहाँ पे लॉबिंग करते हैं और इस किस्म के लेटर्स लिखे जाते हैं जिससे पाकिस्तान को बदनाम करना मकसूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक राइट स्टेप है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, और गवर्नमेंट को चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट ये करेगी कि इसको जो है वो उसी तरह से सामने लाया जाए जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा रचाया हुआ है। ठीक, अच्छा राना साहब, आते हैं आईनी तरामीम की तरफ। 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त है, लेकिन हमारी बात पीपल्स पार्टी से हुई, JUI से हुई। उन्होंने कहा अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई हमारे साथ गुफ्तगू भी नहीं की। एक तो ये क्या पाइपलाइन में है 27वीं आईनी तरमीम, और क्या उसमें जो ये फौजी अदालतों की बात हो रही है उसमें मुमकिना तौर पर वो भी शामिल होगी? देखें, इस वक्त पाइपलाइन में तो नहीं है, उसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता डिस्कशन भी शुरू नहीं हुई। लेकिन एक बात जो हकीकत है कि जब 26वीं तरमीम के लिए कंसेंसस पैदा किया जा रहा था, तो उस वक्त बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी और रहनुमाओं ने अपने अपने मुतालबात में ये ज़िक्र किया कि जी हमें भी शामिल किया जाए, हमारा मुतालबा भी। ANP के एमल वली साहब ने कहा कि जी वो हमारा नाम जो है उसको दुरुस्त कर दिया जाए। इसी तरह से MQM ने इसके ऊपर काफ़ी
कोशिश भी की, फिर बाद में एक मरहले पे ज़िद भी की कि जी आर्टिकल 140A जो है बल्दियाती इदारों से मुतल्लक, तो उसमें जो है वो प्रोविजन डाली जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड्स के ट्रांसफ़र की। तो उस वक्त उनसे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी लीडरशिप ने, पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप ने ये वादा किया कि जी देखें अब आप इस तरमीम में जो है वो रखना ना डालें, इसे होने दें, कंसेंसस होने दें, आप उसमें शामिल हों। तो जैसे ही ये मरहला गुजर जाएगा तो फिर हम एक 27वीं तरमीम लेके आएंगे जिसमें इन चीज़ों को रिड्रेस करेंगे। तो अब जब वो आएगी तो उसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई वर्किंग शुरू नहीं हुई, लेकिन ये वादा ज़रूर है बाज़ लोगों से, तो इसलिए इसके ऊपर काम जो है वो होगा और जिन चीज़ों पे कंसेंसस होगा वो लेके आई जाएंगे। ठीक है जी, कंसेंसस होगा। अच्छा, इस पे फिर राना साहब भाई जो है उसके बगैर तो ऑब्वियसली 27वीं आईनी तरमीम भी नहीं होगी। उनका मौक़िफ़ ये है कि जो चीज़ें निकल चुकी हैं जिस पर डिसएग्रीमेंट था वो दोबारा से, और उनका इशारा जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब भी था। देखें, जो चीज़ें निकल चुकी हैं उन्हें एक बेहतर फॉर्म में उनके ऊपर डिस्कस हो सकता है, बात तो हो सकती है। लाने वाली जो बात है, हम कब ये कह रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि कंसेंसस से आएगी जो भी चीज़ आएगी, तो फिर इसमें गिले शिकवे वाली बात ही नहीं है। जिस पे कंसेंसस नहीं होगा वो नहीं आएगी। लेकिन एक मौक़िफ़ तो सुना जा सकता है, सुना जाना चाहिए। कोई चीज़ अगर एक सूरत में दुरुस्त नहीं है तो उसकी जो एक सेकंड फॉर्म वो हो सकता है कि उसमें वो बेहतर हो। आगे भी पहले भी जो कंसेंसस हुआ है, आप देखें ना, मकसद और ऑलमोस्ट पोजीशन तो वही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की होनी थी, लेकिन इतराज़ था तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बजाय अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया। लेकिन मकसद वो हासिल हो गया। मकसद जो था कि जुडिशरी में एक जो है वो बेहतर रिफॉर्म लाई जाए, तो वो आ गया। तो इसी तरह से बाकी चीज़ें भी जो हैं मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लक, जो कुछ जगह ऐसी हैं, अब जिन इलाकों में बसों से उतार के आदिल साहब जब लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करके जो है वो शहीद किया जा रहा है, 31 मजदूरों को, गरीब लोग, मेहनती लोग, कोई उनका किसी सियासत से तल्लुक़ नहीं है, कोई किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, तो उनको जो है वो उन घरों से जो है वो यानी ब्रेड अर्नर जो है वो रिज़्क़ कमाने वाला जो है वो छीन लिया जाए, उन लोगों को शहीद कर दिया गया। तो वहाँ पे जब हुकूमत ये कहती है कि जी हम इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में पेश करेंगे, कौन सा इंसाफ का कटहरा है जी वहाँ पे? वहाँ पे तो कोई जज जाने को तैयार ही नहीं है, और शायद कोई सिविल कोर्ट वहाँ पे जो है वो वर्किंग कंडीशन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोई जाने को तैयार नहीं होगा, लेकिन वर्किंग कंडीशन नहीं है। तो अगर उन जगहों पे कोई मिलिट्री कोर्ट की बात होती है विन सनसेट क्लास, तो उसके ऊपर गौर होना चाहिए। ठीक है, कंसेंसस नहीं होगा तो नहीं लाएंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, दूसरी बात बताएं, जुडिशल कमीशन वाला मामला जो है, नाम तो सामने आ चुके हैं, ये बाकायदा जो प्रोसेस है ये कब तक हो सकता है? और आईनी बेंच का जो भी चीफ जज उसे कह दें सीनियर तरीन जज होंगे, वो कब तक अपॉइंट हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि स्पीकर साहब ने हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से नाम जो हैं वो भेज दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मीनिंग देयर बाई कि जुडिशल कमीशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि बाकी तो जो 5 जजेस हैं वो तो ऑलरेडी हैं। लॉ मिनिस्टर इज़ देयर, अटॉर्नी जनरल इज़ देयर, बार का नुमाइंदा जो है वो ऑलरेडी उसका हिस्सा है। तो मेरी तो ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट ये है कि विद इन ए वीक इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे तक जुडिशल कमीशन का इजलास होना चाहिए। राना साहब, जब जिस दिन चीफ जस्टिस का ऐलान होना था उससे पहले आपसे एक सवाल मैंने किया था कि अगर आपकी चॉइस पे हो तो कौन बनेगा, तो आपने याह्या अफरीदी साहब का नाम दिया था। तकरीबन वो खबर
पक्की साबित हुई थी। तो ये बताइएगा कि चीफ जज के लिए आपके ख्याल में मौजू तरीन शख्स जो हैं वो कौन हो सकते हैं? मेरा ख्याल है जी कि जो सीनियर तरीन आदमी हो, जो हमारे 3 सीनियर जजेस हैं जिनका जो है वो जो कंसिडर हुए हैं फॉर द नेम ऑफ चीफ जस्टिस, तो उनके बाद जो सीनियर आदमी है उसे ही होना चाहिए। बाकी ये इख्तियार तो जुडिशल कमीशन का है, इसके ऊपर कोई बात तो नहीं की जा सकती। ठीक है। अच्छा, दूसरा राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट थी जब बुशरा बीबी रिहा हुई, वो पुख्तूनख्वा चली गई, वहाँ पे अब बिनेक्सी में है, तो उन्होंने कहा कि जी ये पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है, माफ़ी तलाफ़ी की खबरें हैं और ये सब कुछ बानी पीटीआई के इल्म में हुए बगैर नहीं हो सकता। क्या कुछ डील वील वाकई आगे पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग से आप समझते हैं कि हुआ है ये मामला सारा? देखें, ख्वाजा साहब हमारे बड़े सीनियर कोलीग हैं। मैं हो सकता है कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो मेरी इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन मेरी जो समझ है उसके मुताबिक डील के लिए 2 फरीक होने लाजमी हैं। अगर पीटीआई से या बुशरा बीबी से डील हुई है तो फिर वो हमारी ही हो सकती है या फिर अदालत की हो सकती है। तो मैं तो समझता हूँ कि अदालत ने जो भी फैसला किया है वो मेरिट पे किया है और हमारे साथ उनकी कोई डील नहीं हुई। तो इसलिए मैं किसी डील के मुतल्लक जो है वो कोई मेरे इल्म में नहीं है बात। मतलब ऐसा माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला भी जो है वो आपके ख्याल में नहीं हुआ होगा कि छोड़े रहने? देखिए ना, वो इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद से वज़ीर आला साहब गायब हो जाते हैं, उसके बाद बुशरा बेगम की ज़मानत हो जाती है, दोनों उनकी हमशीराओं की ज़मानतें हो जाती हैं और वो वहाँ पे जाके बैठ के, और जितना एहतजाज का झाग था वो भी तकरीबन बैठ चुका है। वो खुद आए, चीफ जस्टिस साहब की ओट टेकिंग में भी शामिल हो गए, वरना उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था। नहीं, देखें, ये उनका अपना जो है वो स्ट्रेटजी होती है कि जी मैंने किस दिन जो है वो वीडियो जारी करनी है, किस दिन मैंने ये बात करनी है, किस दिन मैंने ये करना है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी उनके ऊपर एतमाद किया जा सकता है। आज आप उनकी गुफ्तगू जो मीडिया पे चल रही है आप उसको देख लें, तो उनके ऊपर उनके साथ किसी किस्म की डील का जो है वो कोई एतमाद या कोई ऐसा मामला जो है मैं नहीं समझता कि उनके साथ ये हो सकेगा, क्योंकि बानी पीटीआई जो है वो बैठने, बात करने, मामला फहमी करने, सियासत करने, मामलों को रिजॉल्व करने के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। वो कभी इस बात के ऊपर नहीं आएंगे। तो जब वो नहीं आएंगे तो बाकियों की फिर क्या हैसियत है? बाकियों की ज़मानत हो जाए ना ज़मानत हो, वो अपना डी चौक को आ जाएं या वो केपी के हाउस जाके जो है वो बैठ जाएं, इन चीज़ों की कोई ऐसा अहमियत नहीं है। राना सनाउल्लाह खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हमें ज्वाइन करेंगे शो में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, जिन्होंने कहा कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उस पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई, लेकिन चीज़ें जो हैं वो उस तरफ जा सकती हैं। फिर जुडिशल कमीशन पे उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में मामला कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने जो आईनी बेंच है उस पर भी उन्होंने ये कहा कि उनकी ज़ाती ख्याल में जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिनमें चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मुनीब साहब हैं, उसके अलावा मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है उनको बनना चाहिए, लेकिन ये फैसला जुडिशल कमीशन का है। इस वक्त हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मारूफ लॉयर है। हामिद खान साहब, जुडिशल काउंसिल के लिए पीटीआई ने 2 नाम दिए, उमर अयूब और शिबली फराज साहब। दोनों में से एक भी वकील नहीं है। अली जफर साहब जैसी चॉइस भी मौजूद थी, आप भी मौजूद थे। क्या आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है ये? देखिए, ये मामला पार्टी के अंदर से मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता।
चले, अगर कमेंट ना करें, दूसरे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट बार में आपके उम्मीदवार को शिकस्त हुई, सदारती उम्मीदवार जो हैं आसमा जहांगीर ग्रुप की, वो मुंतखब हुए, जनरल सेक्रेटरी आपका आया। अब सुप्रीम कोर्ट बार ने कल उनके सदर साहब ने यह कहा कि वो किसी तहरीक का साथ नहीं देंगे, तो क्या उनके बगैर आपकी तहरीक मौसर होगी आपके ख्याल में? बिल्कुल मौसर होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एक बहुत छोटे तादाद के हिसाब से छोटी बार होगी और इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस चल जाता है। ये इलेक्शन हारे हुए थे हमसे बुरी तरह, लेकिन इन्होंने क्या किया, लास्ट मिनट पे लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया। इन्होंने तरह तरह के लालच दिए, ठग दिए। यहाँ पर लोग थे जो लाहौर में कहते थे हमें नौकरी से निकाल देंगे। देखिए ना, एक तो लॉ मिनिस्टर बनाया हुआ जो बैठ के एक तो ओहदे बांट रहा है, फिर इन्होंने कहा इस तरमीम के तहत हम आपको जज बनाते हैं। यानी इस कदर इस इलेक्शन में धांधली हुई है, यानी मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, लालच थ्रेट्स इस्तेमाल हुए, जो पाकिस्तान की वकला की किसी बार एसोसिएशन में नहीं हुए। सर मुझे बताइएगा, आमिर खान साहब, तहरीक इंसाफ ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, फिर अली अमीन साहब ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की अलबरदारी में वो फिर शरीक हुए। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस में आप लोगों ने नाम भी दे दिए। अब जुडिशल कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही बनेगा, उसमें भी आप लोगों ने नाम दे दिए। तो यानी तहरीक इंसाफ ने तकरीबन तस्लीम कर ली है 26वीं आईनी तरमीम को। देखिए, आप क्यों मिक्सअप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को वकला के साथ? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हमारे बड़े बड़े ठीक ठाक समझदार एंकर्स हैं, उन्हें पता है कि वकला तहरीक का कोई ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता। तो मेरा जाती ताल्लुक जरूर है पॉलिटिकल पार्टी से, इसी तरह कुछ और लोग हैं इस तहरीक में, लेकिन कुछ बहुत सारे हमारे जो लीडिंग लॉयर्स हैं जो इस तहरीक को लीड करेंगे। मुनीर मलिक का किसी के साथ ताल्लुक नहीं, अली अहमद खुद का किसी पॉलिटिकल पार्टी के, सिर्फ मेरी वजह से उसको पीटीआई के साथ जोड़ देना ये बहुत नाजाती है। इसका कोई ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं जो हम तहरीक चला रहे हैं। हम तो वकीलों का और अदलिया का फ्यूचर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो अपने सेंस बदल लिया करती है, तो प्लीज डोंट मिक्स अप द टू थिंग्स। आमिर खान साहब, मैं अपना सवाल फिर रिफ्रेश कर दूंगा। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जुमात 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया है। अगर कर लिया है तो क्या ये दुरुस्त स्ट्रेटेजी है? पहले वो नहीं मान रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, अब मान चुके हैं। नहीं माने, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ जी। वो जो मामला था जिसमें चीफ जस्टिस की सिलेक्शन में प्योरली पॉलिटिकल एक बनाई गई थी कमेटी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। गुनाह कंसिडर जरूर किए थे, लेकिन उसमें उसको बाइकआउट किया गया, लिहाजा वो तो तस्लीम नहीं की। अब आप आ जाते हैं जुडिशल कमीशन पे। जुडिशल कमीशन को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, पहले से हम पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में भी, और जो आर्टिकल 175 ओरिजिनल जो था उसके तहत इन्होंने ये किया है कि इसको दोनों चीजों को मिक्सअप कर दिया है। उस पर अभी हमने फाइनल हम वकला की तरफ से भी सोच में है कि जुडिशल कमीशन तो प्रपोजल ही वकीलों का था, प्रपोजल ही पाकिस्तान बार काउंसिल का था बैक इन 2000। तो वो एक और चीज है, उसमें सिर्फ हमें जो पार्टिसिपेशन बढ़ाई है गवर्नमेंट के नुमाइंदों की, उस पर हमें एतराज है। जुडिशल कमीशन पे हमें एतराज नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरे बताइएगा, लतीफ खोसा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी नवंबर में इमरान खान रिहा हो जाएंगे, जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे आप देखेंगे मामला बिल्कुल उलट हो जाएगा। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि अपनी ओपिनियन होगी। ट्रंप से हमारा क्या ताल्लुक। और दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी होना हमारा इंटरनल मैटर है, ये जो हमारी सियासत है इसका ठीक है। जो भी डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, जो भी सिविल लिबर्टीज और के बारे में सोच सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को आजाद देखना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में कहा है कि ये बहुत ज्यादती हो रही है, जिस तरह इमरान खान पे जुल्म हो रहा है, ये पीटीआई को दबाया जा रहा है। इसी तरह यूरोप से बहुत सी आवाजें उठी हैं, यूएन से आवाजें उठी हैं। उसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो भी बात की जा रही है वो उसका एंगल जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ है। अच्छा, आप इमरान खान साहब को मुस्तकबिल करीब में रिहा होते देख रहे हैं?
देखिए, जो अभी तक रिकॉर्ड जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट का, खास तौर पे जो पीछे इनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कंट्रोल जिस तरह कर रही है, उनकी तो कोई नीयत नहीं लगती, क्योंकि उनको ये खौफ है जिस तरह इमरान खान साहब आजाद बाहर आए तो मिलियंस ऑफ पीपल उनके पीछे निकल आएंगे बाहर, तो वो इस खौफ के मारे वो इमरान खान साहब के साथ हर ज्यादती जुल्म नाइंसाफी कर रहे हैं। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अहम खबर डेवलपमेंट जो कि सनौल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, डॉन के चीफ रिपोर्टर भी हैं और मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। सनौल्ला, PIA की प्राइवेटाइजेशन होनी थी, हुई नहीं। 85 बिलियन इन्होंने रखे हुए थे, लेकिन ऑफर एक ही सिर्फ बिडर था, एक ही कंपनी रह गई थी। उसकी क्या वजह थी और वो 10 बिलियन से ऊपर क्यों नहीं लेना चाह रहे थे? एक तो IMF की जो हमारी कंडीशन है उसमें PIA भी शामिल है। जून थी, पहले 30 जून थी, फिर उसको बढ़ाया गया। अब प्रॉब्लम यह था कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करके IMF को बताना है, क्योंकि अगली जो आपने इंस्टॉलमेंट लेनी है ये उसका एक बेंचमार्क है। तो ये एक प्रोसेस सिर्फ किया गया, क्योंकि 5 जो पार्टियां थी जो क्वालिफाई की थी, 6 पार्टियां, 5 उसमें से दौड़ गई थी, मतलब है उन्होंने बैक कर लिया था। अच्छा। सिंगल बिड की सिर्फ एक प्रोसेस किया गया है और 10 बिलियन की जो रिजर्व प्राइस थी 85 बिलियन की, उसके मुकाबले में 10 बिलियन की वो बिड आई है। तो इसका मतलब है कि एक तीसरी मरतबा ये PIA की निजकारी की जो अटैम्प्ट है ये नाकाम हुई है, और ये हुकूमत के लिए कुछ छोटी नाकामी नहीं है, क्योंकि ये पहली पोजीशन है। आपने 25 इदारे 3 साल में प्राइवेटाइज करने हैं, आप एक PIA को नहीं कर सके, जिसका जो खसारा है वो 850 अरब रुपए तक उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं पहुँच चुकी हैं। सिर्फ 6 महीने में 66 से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और ये कंटिन्यू रहेगा। और आज जिस तरह की सिचुएशन रही है, जब सिंगल बिड हुई है तो बड़ी मायूसी थी, नज़र आ रही थी कि एक मरतबा फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें अगर आपको ये हो जाता तो आपको एनुअली 100 से 150 अरब रुपए तक बचत होती थी। और जो शराइत, मैं तो हैरान हूँ, कंसल्टेंट रखे, फाइनेंशियल करोड़ों रुपए फीसें दी गई और जो शराइत तय की गई वो ही डिस्करेजिंग थी, जिसकी वजह से 5 पार्टियां भाग गई। अब रास्ता सिर्फ इनके पास 2 बचे हैं, ठीक, क्योंकि दोबारा ये ट्राई अब नहीं करेंगे। या तो आपको G2G किसी के साथ तरले मिनते करके किसी को देना पड़ेगा, या वो टर्किश एयरलाइन हो, या आपकी सऊदी एयरलाइन हो, या कुवैत से, या कतर से, या UAE से, किसी को आपको G2G पे इसको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है और ना ये ब्लीडिंग बंद होगी इसमें जो नुकसान हो रहा है। ठीक, सनौल्ला बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सक्लूसिव मालूमात हमें दी सनौल्ला जी। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने दारुल हुकूमत में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। स्मोक के लिए हॉटस्पॉट करार दिए गए इलाकों में तरक्याती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी भी लग चुकी है और इन इलाकों में कमर्शियल जनरेटर्स भी बंद रहे। ग्रीन लॉकडाउन इकदाम के तहत इन इलाकों में चिंची रिक्शों का दाखिला भी सख्ती से बंद है। नोटिफिकेशन में लाहौर के डेविस रोड के अलावा एजर्टन रोड, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबर्ट रोड हॉटस्पॉट एरियाज जो है उसमें वो शामिल किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने के मामले पर इंडियन पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का भी ऐलान किया। पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने लाहौर के तमाम स्पेशल एजुकेशन स्कूलों को आलूदा हवा के हवाले से हसास तबीयत या तिब्बी अलामात रखने वाले तमाम तलबा को जुम्मे से 3 माह की तातीलात पर भेजने का हुक्म भी दिया है। हवा के मेयार पर नजर रखने वाले आलमी इदारे IQAir.com के मुताबिक सुबह के वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड किया गया, जो कि दुनिया में दूसरी बुलंद तरीन शरह थी, जबकि 50 से कम AQU को निज़ाम तनफ़ुस के लिए महफूज तस्वर किया जाता है। इसके अलावा लाहौर में आज रिकॉर्ड किया गया AQI इंतहाई गैर सेहतमंद ज़ुमरे में आता है।
है। रवां हफ्ते पीर की रात लाहौर को 708 AQU पॉइंट्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया था। गुज़श्ता कई बरसों का रिकॉर्ड और उसका मवाजना ये बताता है कि हर साल इन दिनों में लाहौर और उसके गिरद नवाह में बनने वाली स्मोक का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो इंडियन पंजाब की तरफ से भी पाकिस्तान में दाखिल होता है। हवाओं का मशरकी कॉरिडोर और इंडियन पंजाब में बनने वाली फ़िज़ाई आलूदगी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ लेकर आता है। यही वजह है कि जब हवाएं उसके मुखालिफ चल रही होती हैं तो लाहौर में AQI कम होकर 200 के करीब आ जाता है। वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत स्मोक के मसले पर इंडिया से जो माहौलियाती सिफारतकारी चाहती हैं वो पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक है। दोनों मुल्कों ख़ास तौर पर पंजाब के दोनों हिस्सों में आलूदगी का बायस बनने वाले अवामिल और ज़रई आदात तकरीबन एक जैसी हैं, यानी फसलों का जलना वहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। आपको बताते चलें कि माजी में भी पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मामले पर इंडिया से बातचीत की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पंजाब की सीनियर मिनिस्टर जो कि इस मामले को खुद भी ओवरसी कर रही हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें अमृतसर से सीनियर जर्नलिस्ट रविंदर सिंह रॉबिन भी ज्वाइन करेंगे। इसी मामले पर उनसे भी बात करेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि ये इसकी स्मोक की असल वजूहात क्या हैं और उसमें इंसानी कंट्रीब्यूशन कितनी है और कुदरती कंट्रीब्यूशन कितनी है, सिर्फ अगर हम लाहौर और सबर्ब्स की अगर बात करें तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू को आज जो कि एक इंसानी सेहत का मसला बन चुका है और इसको नेशनल डिज़ास्टर का डिक्लेयर हो चुका है, ये उस पे आपने आज प्रोग्राम किया। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगी, आपने अपनी इंट्रोडक्शन में ये कहा कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक की मैनेजमेंट पे काम का आगाज़ कर दिया है। मैं कुछ देर पहले एक और चैनल के ऊपर भी कुछ जर्नलिस्ट पैनल बैठा था, मे बी वो इंफॉर्मेशन की रसाई नहीं है। इस पे आगाज़ ये पहली हुकूमत है कि ऑफिस अस्यूम करते ही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मार्च के अंदर फरवरी में ऑफिस अस्यूम किया और जिस वक्त मुझे ये जिम्मेदारी दी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज की, जिसके ज़मरे के अंदर स्मॉग आता है, तो उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मरियम आपने स्मॉग के ऊपर काम करना है। और उसी मार्च में 2024 में मैंने पहली जब मीटिंग बुलाई तो आदिल बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये बात हुई कि जब मैं ये स्मॉग पे मीटिंग बुलाई तो मुझे सेक्रेटरीज ने कहा कि मैडम स्मॉग तो अक्टूबर में आती है, तो आप मार्च में इसके ऊपर मीटिंग क्यों बुला रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन ही नहीं थी और कभी किसी ने मल्टी सेक्टोरल प्री स्मॉग, जिसको स्मॉग मिटिगेशन कहते हैं, उस पर काम ही नहीं किया था। स्मॉग मैनेजमेंट सिर्फ अक्टूबर से फरवरी तक या जनवरी तक का फिनोमेना, जिसमें हम स्कूल बंद करते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, मास्क पहनने की बात करते हैं। लेकिन मैं एक आदिल आपके तवस्सुत से बताती चलूँ, एक तो इस हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है जिसने स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर काम किया। ये स्मॉग का मामला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज का नहीं है, बल्कि ये मल्टी सेक्टोरल फिनोमेना है, क्रॉस सेक्टोरल फिनोमेना है, ट्रांस बाउंड्री फिनोमेना है। तो आते ही मार्च में तमाम डिपार्टमेंट्स को एक टेबल पे बिठाकर चीफ मिनिस्टर ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ एक स्टीयरिंग कमेटी कैबिनेट की बनाई, जिसको वो खुद चेयर करती हैं और इसके अंदर मैं रेलिवेंट मिनिस्ट्री जो है वो डिपार्टमेंट मेरा है। तो पहली दफ़ा मल्टी सेक्टोरल, टारगेट ओरिएंटेड, माइलस्टोन ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्मॉग मिटिगेशन का एक रोड मैप बनाया। ये जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये काफी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि और वो मीडिया को भी इंफॉर्मेशन हम देते रहे कि ये रोड मैप जो है ये 8 महीने पहले शुरू हुआ और इस रोड मैप ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस रोड मैप के ऊपर वो तमाम डेटा मल्टी सेक्टोरल जो सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनके टारगेट्स का तयन किया गया, उनकी पॉलिसी इंटरवेंशंस, उनकी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स, उनकी जो रेगुलेशंस थी उनको बदला गया। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि स्टबल बर्निंग कहते हैं जी, मुंजी जलती है और स्टबल बर्निंग होती है जो कि एक कंट्रीब्यूटर है एग्रीकल्चर के सेक्टर का स्मॉग के अंदर, जो ये सीजनल होता है अक्टूबर से जनवरी तक। तो इसमें इससे पहले सिर्फ स्टबल बर्निंग के ऊपर अरेस्ट होते थे उस सीजन के अंदर, लेकिन कभी किसी गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव नहीं दिया था कि अगर आपने फार्मर को कहना है कि मुंजी नहीं जलानी तो इसका जो हल है, ऑल्टरनेटिव है, वो सुपर सीडर है, जिसका आज आपने सुबह देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर ने 1000 सुपर सीडर ऑलरेडी पिछले 8 महीने में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। आज तक पंजाब में सिर्फ 300 सुपर सीडर थे
और इससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही नहीं थी। हमारा टारगेट 5000 है, लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 1000 की हो सकी 8 माह में, तो वो ऑलरेडी 1000 सुपर सीडर चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हैं। तो ये वो ऑल्टरनेटिव है। सुपर सीडर क्या करता है, एक वो स्ट्रॉ की कटिंग करता है, उसी सुपर सीडर के जरिए ग्रेन सो होता है और फिर फर्टिलाइजर भी मिट्टी के अंदर डाला जाता है। ये एक मशीन करती है। मुझे मरियम साहब एक बात बताइए, एक तो बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा हो या आपकी जितनी मेहनत है, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा इशू है जिस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई, तो credit is due and it should be given. long term plan, long term plan. आदिल, जी, ये मुझे लॉन्ग टर्म प्लान बताइएगा ना जी। आदिल, ये जो सुपर सीडर है ये शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। ये आइंदा आने वाले सालों में स्टबल बर्न नहीं होगी, क्योंकि सुपर सीडर यूज होगा पंजाब के खेतों के ऊपर। और सुपर सीडर में 60% कॉस्ट, 13 लाख का सुपर सीडर आता है, 60% कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है, जो कि 8 लाख रुपया बनता है, और 5 लाख रुपया फार्मर दे रहा है। ये लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है। इसके साथ साथ अब आप देखें, आपको पता होगा भट्टे एक हमारी स्मोक इमिटिंग इंडस्ट्री है, तो भट्टों को पहले क्या किया जाता था, अक्टूबर से जनवरी तक सील कर देते थे। जनवरी के बाद दोबारा से वो भट्टे उसी स्मोक इमिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर चलते थे। और आदिल, मैं एक और बात बताऊं, स्मोक जो है वो सिर्फ विंटर का, जब क्लाइमेट और टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, ह्यूमिडिटी के लेवल्स हाई होते हैं, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो इन्वर्जन की वजह से फॉग के साथ वो स्मोक मिलके, पोल्यूटेंट्स मिलके वो स्मॉग का एक फिनोमेना बनाते हैं। लेकिन जब आप प्लॉट करते हैं AQI इंडेक्स ऑफ लाहौर एंड पंजाब, स्पेशली लाहौर डिस्ट्रिक्ट, तो सारा साल अनहेल्दी लाहौरी जो है शहरी, वो क्लाउड मीथेन में और हीट आइलैंड के दरमियान में सांस ले रहा है। तो ये स्मॉग जो है और AQI, ये सिर्फ 3 माह का फिनोमेना नहीं है, ये पूरे साल का फिनोमेना है। तो ब्रिक किल्स को हमने 8 माह में 550 ब्रिक किल्स को डिमोलिश किया। और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होते हैं, ये डिमोलिश नहीं करने देते, वहां बड़ी लड़ाइयां होती हैं, गोलियां चल जाती हैं। मैंने खुद वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जाके ब्रिक किल्स को डिमोलिश किया, जब तक वो जिगजैग के ऊपर कन्वर्ट नहीं हुए। 600 550 से ज्यादा डिमोलिश हुए, और इस वक्त टोटल 11,000 भट्टे हैं पूरे पंजाब में। और जिसके अंदर से जो पंजाब है वो 550 भट्टे गिराए, और उसके अलावा जो 250 भट्टे हैं वो सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में गिराए और उनको जिगजैग पे कन्वर्ट किया। ये पहली दफा, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और फिर उसके ऊपर QR कोड लगाया, जो QR कोड की फीड आती है डायरेक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, और वो वहां से जब काला धुआं निकलता है तो वो फ्लैग होता है। और जब जिगजैग टेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ स्टैकिंग ऑफ ब्रिक्स का एक डिफरेंट तरीका, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ये तो मरियम साहब लॉन्ग टर्म भी आपने बात बता दी। आखिर में मुझे ये बताएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पंजाब की CM से भी वो इस मामले पर बात करेंगी, लेकिन ये तो हमारे तो बायलैटरल रिलेशंस ही नहीं हैं। क्या उन्होंने फैसला हो चुका है कि वो खत लिखेंगे या अभी सोचा जा रहा है इस पर? इसमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी विद इंडिया में आने से पहले मैं एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान में पहली दफा आदिल इस मिटिगेशन प्रोग्राम में 8 महीने के अंदर व्हीकल फिटनेस रिजीम लाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के साथ 3 विक स्टेशन लाहौर में लग चुके हैं, ये पहले कभी नहीं था। पूरी लाहौर डिस्ट्रिक्ट की ट्रैफिक को, 2 व्हीलर 3 व्हीलर बसेस को, और जो गाड़ियां उनकी फिटनेस रिजीम के साथ साथ उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। E-बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। शॉर्ट टर्म में हमने जो आपने बात की, शिमला पहाड़ी के ऊपर रिंग बनाकर, पहले पूरा लॉकडाउन होता था, लाहौर के सब स्कूल बंद होते थे, हमने मैपिंग के जरिए हॉटस्पॉट क्रिएट किया शिमला पहाड़ी, उसके अराउंड एक ग्रीन रिंग बनाकर उसके अंदर इंटरवेंशंस कर रहे हैं। और आपने क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात की, इससे पहले जो क्लाउड सीडिंग है, 8 माह में हमने पिछले साल UAE से क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी ली थी। 8 महीने में अल्लाह ताला का शुक्र है SPD, स्पार्को, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, EPD के साथ हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अब रेन की बन चुकी है, क्लाउड सीडिंग की। तो 8 माह के अंदर ये जो हमने काम किए हैं, ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के तमाम जो एरियाज है उनको देखता है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी की आपने बात की, जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो इंडिया, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, वाघा से आती है, 1 किलोमीटर to 7 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा चलती है, हमारा AQI जब वो हवा इस रफ्तार से चलकर पाकिस्तान की तरफ लाहौर एक एनवेलप बन जाता है तो वो AQI 800 से ज्यादा तजावुज कर जाता है। जब वो हवा बैठती है तो वो 170 और 200 के दरमियान ऑसिलेट करता है। तो ये इंडियन कंपोनेंट बहुत बड़ा, इसमें फॉरेन ऑफिस को एंगेज करके बता दें
फॉरेन ऑफिस को एंगेज करके और हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हदायत भी कर दी है कि लेटर ड्राफ्ट हो रहा है जो फॉरेन ऑफिस के लिए है, और फिर इंडिया के लिए साथ डिप्लोमेसी और इस डायलॉग का इनिशिएशन होगी, क्योंकि ये पंजाब बॉर्डर के उस तरफ भी लोगों की सेहत का मामला है और बॉर्डर के इस तरफ भी सेहत का मामला है। लेकिन मैं कुछ देख रही थी आदिल पर 2 दिन पहले इसको भी पोलिटिसाइज किया गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ा रही हैं और हम उसको मुस्तरद करते हैं। खुदारा मैं मीडिया को भी कहती हूँ, जर्नलिस्ट को भी, कि हमारे पास नैरेटिव बैटल्स लड़ने के लिए और बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन ये टॉपिक सेहत का मामला है, हमारे बच्चों का मामला है, आइंदा आने वाली नस्लों का मामला है, हमारे बुजुर्गों की सेहत का मामला है। ये जो शेयर्ड एयर का एक कॉन्सेप्ट है, इस डायलॉग को होना चाहिए। और वजीर आला पंजाब इंशाल्लाह फॉरेन ऑफिस को जल्दी खत लिखेंगी जो कि इंडियन साइड को इंगेज करेगा और इसके ऊपर डायलॉग की इनिशिएशन होगी। चले मरियम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, फिर इसी मामले पर जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, नरेंद्र सिंह जो जर्नलिस्ट है वहां से अमृतसर से, वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा की तफसीली गुफ्तगू आपने स्मॉग वाला जो मामला है, फिजाई आलूदगी है, उस पर सुनी। इस वक्त मारूफ इंडियन जर्नलिस्ट रविंदर सिंह रोबिन जी हमारे साथ है। रविंदर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। दूसरा ये बताइएगा कि जो इंडियन पंजाब है वहां पे स्मॉग की क्या सिचुएशन है, खुसूसन ये जो फिजाई आलूदगी वगैरह है। जहां तक इंडियन पंजाब का सवाल है तो मैं इस वक्त अमृतसर में हूँ और बड़े आराम से सांस ले रहा हूँ। सो फार अमृतसर जो कंसर्न करता है, अमृतसर में स्मोक का कोई इतना इशू नहीं है। आज जैसे दिवाली है, फेस्टिवल सीजन है, कुछ पटाखे शटाखे चलेंगे तो वक्ती तौर पर कुछ हो सकता है कि आपको फिजा में थोड़ा धुआं नजर आए, लेकिन स्मोक का इशू है पर अभी इतना डिटेरोरेट नहीं हुआ है अमृतसर में। लेकिन पंजाब के जो दूसरे एरिया हैं जैसे मुल्लापुर, फतेहगढ़ साहिब और दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे जो एयर क्वालिटी लेवल है, अभी मेरे पास एक इंडेक्स है, उसमें अलग अलग जगह से 83 से लेके 204 तक है। और जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है तो मुझे लगता है कि लाहौर में मैंने ये 400 के करीब पढ़ा था। सो अगर उसको कंपेयर करते हैं लाहौर से तो अमृतसर साइड में इतनी नहीं है। पंजाब में है, इशू है स्टेबल बर्निंग का है, ज्यादातर वही है जो खासतौर पे बासमती और चावल की कटाई के बाद फार्मर्स अपनी जमीन को फ्री करने के लिए, जल्दी फ्री करने के लिए उस स्टबल को जलाते हैं, उसमें उसके कारण कुछ प्रॉब्लम जरूर हैं। अच्छा, ये इशू जो है ये इधर भी है पंजाब में, और पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं उन्होंने बाकायदा एक तजवीज़ दी है, वो ख़त भी लिखेंगी इंडियन पंजाब के जो सीएम है कि इस पर मिलकर दोनों एटलीस्ट पंजाब की गवर्नमेंट को जो है वो काम करना चाहिए। मैंने वो बयान सुना भी है, अखबार में भी देखा है। बीबी मरियम नवाज साहिबा ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वो इस पे सोच रही हैं, शी इज थिंकिंग ऑन फॉर राइटिंग लेटर टू द इंडियन चीफ मिनिस्टर, इंडियन पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। लेकिन बात ये जनाब कि ये दो मुमालिक का मामला है। पहली बात, जो एयर है ये इसका रूट नहीं है कि भी इधर से उधर आ गई या उधर से इधर आ गई, इन्हें बॉर्डर से भी नहीं कोई लेना देना। लेकिन कुछ मैंने 1-2 बयान आपके यहाँ से मरियम औरंगजेब, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, उनका पढ़ा था। उनका ये कहना था कि 70% जो प्रॉब्लम्स हैं वो लाहौर की या पंजाब, पाकिस्तान पंजाब की इंडिजीनियस है, 30% उनको लगता है कि इंडियन साइड से आ रही है। सो चलो परसेंटेज के अलावा ये सही है कि दोनों पंजाब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का विचार अच्छा है, बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है उसका, क्योंकि इसका ताल्लुक सीधा लोगों से पड़ रहा है और लोगों की जान पे इस पे इशू है। और लेकिन इशू ये है सर, भारत और पाकिस्तान में बायलैटरल टाइज नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। डिप्लोमेसी ऑलरेडी नहीं है तो आप क्लाइमेट डिप्लोमेसी कहां से कर लेंगे? ये तभी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अब मिसाल देता हूं। करतारपुर कॉरिडोर खुला भारत और पाकिस्तान के दरमियान, ये तब खोला गया जब दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही थी।
and both the countries, both the government, they kept aside their differences, they kept aside their non-talking bilateral talks, और उसके बावजूद दोनों ने ये मंजूरी देके खोल लिया। सो ये यूनिलैटरली डिसीजन हुआ, बायलैटरली एग्जीक्यूट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों तरफ से आवाम की आवाज थी, बड़ी बुलंद आवाज थी। ठीक। और दोनों सरकारों ने आवाम की बात सुनी। अगर उन्होंने मरियम साहिबा ने या भगवंत मान ने या किसी ने भी कोई भी दो मुल्कों के दरमियान बात करनी है तो आवाम की बात पहले सुननी पड़ेगी, एक प्रेशर ग्रुप बनाए, तब ऐसा होगा। अभी भारत और पाकिस्तान में बायलैटरल टॉक्स नहीं है, हाई कमिश्नर नहीं है, एम्बेसडर नहीं है, फर्स्ट सेक्रेटरी नहीं है, तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। रविंदर सिंह रोबिन जी हमारे साथ अमृतसर से मौजूद से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।